हाय एवरीवन, आई होप आपका आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। जीओसी और पी ब्लॉक था साथ में, तो देख लेते हैं आज के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो देखो, कार्बोकेटाइन को पसंद होता है एक तो प्लस एम वाला ग्रुप, दूसरा पसंद होता है प्लस एच वाला ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप जो होते हैं ये कौन सी पोजीशन पे पसंद होते हैं, या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पोजीशन पे। तो अब देखो, मेथॉक्सी जो है इट शोज प्लस एम, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यानी मेटा पोजीशन पे इट शोज माइनस है। मेथाइल वैसे तो प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है, और इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। सबसे ज़्यादा प्रिय है इसे प्लस एम, एंड दैट टू एट व्हाट पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, इनफैक्ट मोस्ट स्टेबल। देखो, कार्बोकेटाइन को पसंद है अपने आजू बाजू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटाइन देखो, इसे मिल रहा है प्लस एम इफेक्ट किसकी तरफ से, फ्रॉम द पाई बॉन्ड इटसेल्फ। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन है उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है, एक तो इस पाई बॉन्ड से, दूसरा किससे मदद मिल रही है, फ्रॉम द लोन पेयर इटसेल्फ। अगर हम इधर देखें तो ये ग्रुप थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया, क्योंकि बेशक यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लेकिन इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटाइन को थोड़े अच्छे नहीं लगते। और अगर यहाँ बात करें तो ये तो फ्लोरीन लगा दिया। फ्लोरीन इज नॉट गुड ऑप्शन एक्चुअली, और फ्लोरीन का मोर ओवर माइनस आई इज मोर डोमिनेंट एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेगुलर प्लस एम। तो हमारे पास सबसे अच्छा इफेक्ट कौन सा हो जाएगा, और मोर ओवर यहाँ OCH3 इसके साथ कनेक्शन में नहीं है, इट इज़ गोइंग टू शो माइनस आई ओनली। तो देखो, डबल बॉन्ड तो कॉमन है, तुम्हें डबल बॉन्ड के आगे देखना क्या है। डबल बॉन्ड के आगे है यहाँ मस्त एकदम प्लस एम वाला ग्रुप, डबल बॉन्ड के इधर आगे कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सॉर्ट ऑफ, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा बी ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन इज, ये वाला कार्बोकेटाइन एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, बिकॉज दिस इज एरोमेटिक, तो सी को सबसे आगे रखेंगे। सबसे पीछे रखेंगे हम लोग जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन्स कम होंगे, और अल्फा हाइड्रोजन सबसे कम जा रहे हैं अपने पास इसके अंदर। जैसे कि देखिए, जस्ट 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला कार्बोकेटाइन अच्छा है, और ये दोनों अच्छे हैं ड्यू टू रेजोनेंस। तो सबसे बढ़िया यहाँ कौन है, सी, बिकॉज इट इज़ एरोमेटिक। और सबसे बेकार कौन है यहाँ, डी, बिकॉज उसमें सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। सी से थोड़ा कम अच्छा कौन है अपने पास, ए, और ए से थोड़ा कम अच्छा कौन है, बी। तो सी, ए, बी, डी, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट रेट ऑफ ESR, रेट ऑफ ESR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस ऑफ द बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन रिचनेस बढ़ता है अगर आपके पास बेंजीन के सर के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों। तो अगर आप देखो बेंजीन के सर पे भी क्या लगा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही माना जाता है बेसिकली। इसके पास बेशक प्लस एम इफेक्ट है, मगर इसका प्लस एम से ज़्यादा डोमिनेंट कौन सा इफेक्ट होता है, द माइनस आई इफेक्ट, राइट। अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो इसके पास तो होता ही माइनस एम इफेक्ट है। इस ग्रुप की बात करें तो इसके पास प्लस एम इफेक्ट होता है, और यदि इस ग्रुप की बात करें तो इसके पास कौन सा इफेक्ट होता है, इसके पास भी प्लस एम होता है। लेकिन बच्चा, OH का प्लस एम इज़ ग्रेटर देन OCH3 का प्लस एम, ये आपको स्पेशली याद रखने को बोला था। एंड अगर ये बात सच है तो फिर आपके पास सबसे अच्छा ESR में कौन होगा, जिसमें बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और वो सबसे ज़्यादा होगी सी में, फॉलोड बाय डी, फॉलोड बाय ए, और लास्ट में आएगा बी ऑप्शन। तो CDAB इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा रिएजेंट यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यानी BF3, दैट्स इट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इलेक्ट्रोफाइल। अमंग द फॉलोइंग साइक्लिकाइंस द एरोमेटिक कैरेक्टर इज शोन बाय, ये तो एरोमेटिक नहीं हो सकता, इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एरोमेटिक है बिकॉज इट इज हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ। इट इज ऑल्सो एरोमेटिक बिकॉज इट इज हैविंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो Q and R मस्ट बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज। देखो, कार्बोकेटाइन लव्स प्लस एम, कार्बोकेटाइन को प्लस एम इफेक्ट बहुत पसंद है। अगर उसका प्लस को कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बाजू का मदद करे, कोई नेगेटिव चार्ज मदद करे, तो कार्बोकेटाइन को ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं। प्लस एम के बाद नेक्स्ट प्रिय होता है कार्बोकेटाइन को प्लस एच इफेक्ट, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, जहाँ पर आप अल्फा हाइड्रोजन्स की भी गिनती करते हो।
उसके बाद इसे क्या पसंद होता है, प्लस आई इफेक्ट। कहने का मतलब सबसे पहले हमें देखना है कि रेजोनेंस कहाँ हो रही है, तो रेजोनेंस हो रही है ए में और बी में। मिथाइल मिथाइल तो कॉमन है, मिथाइल मिथाइल तो कॉमन है, तो ए और डी में ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस कौन कर पाएगा, ए और डी में ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस कौन कर पाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और लोन पेयर देने की इच्छा ज़्यादा है। रेजोनेंस तो दोनों करेंगे, बट इन दिस केस जो नाइट्रोजन है ड्यू टू इट्स लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा। सो ए सबसे आगे, डी उसके पीछे। ए डी पहले रेजोनेंस वाले ही मॉलिक्यूल्स को आगे रखना है, आफ्टरवर्ड्स यू कैन थिंक फ्रॉम हाइपर कॉन्जुगेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चा आपके पास सबसे आगे आ जाएगा ए के बाद डी, और डी के बाद आपके पास आएगा ये दो एग्जाम्पल। इसमें देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कुल मिला के 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप इधर देखें तो आपके पास यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ए डी बी सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। याद रखना प्लस एम को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद प्लस एच, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल इज। देखो बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल से जल्दी रिएक्ट कौन करेगा, अगर बेंजीन के माथे के ऊपर प्लस एम वाला ग्रुप लगा होगा तो, और इलेक्ट्रोफाइल से सबसे स्लो कौन रिएक्ट करेगा, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर माथे पे क्या लगा होगा, माइनस एम वाला ग्रुप। तो सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करेगा, 1 सबसे आगे, थर्ड सबसे पीछे। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। देखो अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम है आपके पास, तब तो मैं ये बोल सकती हूँ डाइपोल मोमेंट ऑफ द पैरा आइसोमर इज ग्रेटर देन ऑर्थो आइसोमर। इन केस दोनों के दोनों सेम नेचर के हैं, अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम नेचर के हैं, बोथ ग्रुप्स आर ऑफ द सेम नेचर, देन यू कैन से कि डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि पैरा में तो प्रॉपर कैंसलेशन हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर दो ग्रुप का नेचर अलग हो जाए, नेचर से मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आ जाए, तो फिर इस चीज़ का रिवर्स ट्रू होता है। अब जैसे कि यहाँ देखो, दिस ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बट दिस ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ऐसी सिचुएशन में अक्सर पैरा वाला आइसोमर ज़्यादा अच्छा डाइपोल मोमेंट दिखा सकता है। यू नो व्हाट इज द रीज़न? द रीज़न इज सिंपली कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर आ जाएगा माइनस, इस पर्टिकुलर एंड के ऊपर आ जाएगा प्लस, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर भी क्या आएगा, इस ग्रुप पे माइनस, यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस। चार्ज तो दोनों के अंदर सेम है, लेकिन एक चीज़ सेम नहीं है, वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाला जो फैक्टर है उसकी वजह से सी वाले का डाइपोल मोमेंट क्या हो गया है, ज़्यादा। तो वो जो आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने चीज़ों को रटा हुआ है कि पैरा का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, पैरा का डाइपोल मोमेंट कम होगा एज कम्पेयर टू ऑर्थो, दैट एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली एप्लीकेबल in case the two groups are identical but these two groups are not identical। इलेक्ट्रॉनिक नेचर के हिसाब से देखें तो एक का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो दूसरे का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मेक सेंस और नॉट? आगे बढ़ते हैं। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? तो ये कार्बोकेटाइन को रेजोनेंस मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या सिर्फ पाई बॉन्ड से रेजोनेंस मिल रहा है? जी नहीं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे लिख के देखो तो आपको समझ आएगा कि ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही किसको मदद कर रहा है, कार्बोकेटाइन को मदद कर रहा है। यानी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही सही, साथ के साथ रेजोनेंस भी चल रहा है। लेकिन इधर तो सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है। इधर रेजोनेंस चल रहा है, सही बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है, सही बात है, लेकिन इधर रेजोनेंस चल रहा है ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड ओनली। लेकिन अगर इधर देखें तो यहाँ तो पता नहीं स्ट्रक्चर में शायद टाइपो है, यहाँ तक तो जाने की बात ही नहीं आएगी। हमें सबसे पहले क्या समझ जाना है कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइपर कॉन्जुगेशन का हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पास यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है। इन द अबव कंपाउंड्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज, सबसे घटिया होगा ये, यानी डी सबसे पीछे। लो डी सबसे पीछे है, सब में ही पीछे, लेकिन इसको अगर तुम देखें तो इट शोज प्लस एच इफेक्ट, यानी बी सबसे आगे होना चाहिए। और ये क्या दिखाता है, प्लस एम तो दिखाता है, लेकिन इसका माइनस है, ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो डी सबसे पीछे, डी के आगे होना चाहिए सी, और बी सबसे आगे, तो बी सबसे आगे, डी सबसे पीछे, सी उससे आगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ोगे चीज़ें अपने आप समझ आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट, एकदम नोट्स के अंदर लिखा हुआ है सवाल
करेक्ट ऑर्डर फॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड इज, तो देखो पहला कंपाउंड थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, ये है इथाइन। इसके अंदर कार्बन होता है sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? इट्स 3.25, एसिडिक ही होगा। इथाइन सबसे आगे आना चाहिए, देन उसके बाद अल्कीन आना चाहिए। अरे एक सेकेंड, यहाँ पर दो टाइप के अल्काइंस पॉसिबल हैं, एक है ये वाला अल्काइन और एक है ये वाला अल्काइन। तो देखो अल्काइंस को आगे ही रखना है आपको। अच्छा, अब ये वाले अल्काइन में और ये वाले अल्काइन में दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो देखो CH बॉन्ड तो दोनों जगह है, बट यहाँ मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इधर आ गया मिथाइल, और एसिड को ये प्लस आई वाले लोग कतई पसंद नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं ये लोग। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब सबसे एसिडिक अगर अपने पास कुछ होगा दैट इज गोइंग टू बी द ए ऑप्शन, नॉट एक्चुअली ए ऑप्शन, डी ऑप्शन। सबसे आगे हम लोग रखेंगे CH, ट्रिपल बॉन्ड CH को आजू बाजू कोई नहीं है, नो प्लस आई वाले लोग, उसके बाद वापस अल्काइन एंड उसके बाद अल्कीन। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इधर अल्फा हाइड्रोजन है 3, अगर इधर अल्फा हाइड्रोजन गिने, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है 4, अगर इधर अल्फा हाइड्रोजन गिने, इधर अल्फा हाइड्रोजन है 5, अगर इधर अल्फा हाइड्रोजन गिने तो इधर अल्फा हाइड्रोजन है 2। सबसे अच्छा कौन होगा? सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। होमोलिटिक fission of the carbon-carbon bond in ethane gives an intermediate in which the carbon is what? sp2 hybridized radical की बात हो रही है यहाँ पर, sp2 hybridized। Which of the following resonating structure is least stable? देखो सबसे पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है पाई बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए। इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है? 2। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1। इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1। पहले पाई बॉन्ड की गिनती करो। Now the pi bond part is clear to you, isn't it? Now what we have to do, हमें इस बात के बारे में सोचना थोड़ा सा कि आपके पास इन दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है, बुरा कौन है? ए और बी तो ऑप्शन में नहीं है, ए और बी स्टेबल की कैटेगरी में आ रहे। वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, isn't it? तो लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर में या तो सी या डी में से कोई होगा। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस है कार्बन में, इधर भी माइनस प्लस है कार्बन में, यानी कार्बन तो प्लस बना रखा है दोनों के अंदर, और कार्बन प्लस अच्छा नहीं होता। लेकिन इधर जो कार्बन प्लस है उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है? पाई बॉन्ड का। इधर जो कार्बन है उसको किसका सपोर्ट मिल रहा है? लोन पेयर का। किसका सपोर्ट ज़्यादा अच्छा होता है? ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट होता है। कार्बोकेटाइन को पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है कि कार्बोकेटाइन को लोन पेयर ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है? लोन पेयर। समझ पा रहे हो बात की नहीं? घटिया तो दोनों ही हैं, लेकिन हमें ज़्यादा घटिया देखना है। तो ज़्यादा घटिया कौन है यहाँ पर? ज़्यादा घटिया अपने पास दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, बिकॉज यहाँ पर अपने पास जो कार्बोकेटाइन है उसके जस्ट साक्षात सामने कौन बैठा है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो सकता है थोड़ा लेट से जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रखा है? लोन पेयर अच्छे से स्टेबलाइज ज़्यादा कर सकता है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो यहाँ पर लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एसिडिक? एल्कोहल का एसिडिक होने का सवाल ही नहीं उठता प्रभु। फिनोल्स आर एसिडिक, और फिनोल में भी कौन से फिनोल एसिडिक होते हैं? जहाँ पर प्रेजेंट हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ऑब्वियसली बात है, बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? कार्बोकेटाइन लव्स प्लस एम वाले लोग, इट लव्स प्लस एच वाले लोग, लेकिन ज़्यादा प्यार किससे है? ज़्यादा प्यार है अपने पास प्लस एम वाले लोगों से। तो इसकी तो बात ही ना करो, इसकी भी बात मत करो, इसकी भी बात मत करो। पैरामिथॉक्सी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक कैरेक्टर? सबसे पहले तो देखिए, इट इज NH2OH, राइट। दूसरा है यहाँ पर एनिलीन, एनिलीन में है यहाँ पर NH2। पैरा नाइट्रो एनिलीन माने क्या? NH2 सर पे, एंड इधर अपने पास ये पर्टिकुलर चीज़। एंड व्हाट अबाउट पैराक्लोरोएनिलीन? पैराक्लोरोएनिलीन यानी कि इधर आ गया NH2 मेरे पास, और इधर आ गया Cl। देखो बेस को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लोग तो पसंद है ही नहीं, लेकिन बेस को प्लस एम वाले लोग बहुत पसंद है। इसमें कोई भी प्लस एम वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन इसमें प्लस एम वाला व्यक्ति है। तो ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा आपके पास? ऑब्वियस ही बात है पैरा हाइड्रोक्सी। एक्चुअली पैरा हाइड्रोक्सी यहाँ पर बोला हुआ है, मैंने पता नहीं क्यों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बना दिया।
यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एनिलिन इज गोइंग टू बी द मोस्ट बेसिक कंपाउंड विच बिहेव्स एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इधर लोन पेयर है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर मेरे पास इनफैक्ट क्लोरीन पे भी सॉर्ट ऑफ क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, राइट। तो इसको भी हम बोल सकते हैं कि इट कैन नहीं, क्लोरीन एक्चुअली लोन पेयर नहीं दे सकता, क्लोरीन लोन पेयर नहीं दे सकता। इनफैक्ट हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेकिन इन सब स्ट्रक्चर्स के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक, ज़बरदस्त इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी लेकर चल रहा है और ज़बरदस्त एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी लेकर चल रहा है, दैट इज़ व्हाट CH3CN। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के दोनों क्या हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। बाकी सब में कोई एक फीचर ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, बट यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है। इथेन में द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज प्योरली सिंगल बॉन्ड, राइट। अगर बात करें इथाइन में, तो इथेन का बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन कार्बन का 1 है। तो इथेन सबसे आगे, इथेन सबसे आगे, देखो कितना चालाक है, इथेन इधर भी आगे। अगर बात करें हम लोग बेंजीन की, तो भाई बेंजीन में इधर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एग्जैक्टली 1। इधर कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है ग्रेटर देन 1 है, बट लेस देन क्या है 2। इफ आई ट्राई टू टॉक अबाउट C2H4, here the carbon carbon bond order is exactly 2. there is no resonance, isn't it? कोई रेजोनेंस नाम की चीज़ है ही नहीं। अगर मैं बात करूँ C ट्रिपल बॉन्ड CHH, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एग्जैक्टली 3, यानी C2H6 सबसे आगे बॉन्ड लेंथ में। फिर उसके बाद आना चाहिए बेंजीन कायदे से, उसके बाद आना चाहिए C2H4 एंड लास्ट में आना चाहिए C2H2। थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को रीड करने में दिक्कत हो ही जाएगा। यहाँ देखेंगे तो हो सकता है गलत मार्क कर दे, आगे और पीछे देख लेंगे, बीच का देखेंगे नहीं तो फिर आंसर हो जाएगा गलत, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अमोनिया एक न्यूक्लियोफाइल है, सही बात है। न्यूक्लियोफाइल को लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के सेंटर पसंद होते हैं, जी हाँ। न्यूक्लियोफाइल को कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह पसंद होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। जो चीज़ पहले से आपके पास हो वो थोड़ा ना पसंद आती है, जो ना हो वही पसंद आएगी ना। तो बी वाली बात भी सही है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, सही बात है। न्यूक्लियोफाइल आर लुईस एसिड, ये गलत बात है, यानी कि डी ही हमारा क्या है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग इज, देखो ये है एक फिनोल, ये फिनोल नहीं रहा, ये बन गया एल्कोहल, समझो। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड व्हाट इट इज सम सॉर्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट। आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे आगे रहेगा, यानी उसकी तो परवाह करो ही मत। अगर हम बात करें यहाँ पर जो फिनोल है, फिनोल क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, फिनोल एल्कोहल के आगे रहेगा, तो ए होना चाहिए बी के आगे, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात करेंगे OH जल्दी H+ को रिलीज करेगा कि NH3+, तो NH3+ में नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है। नाइट्रोजन पे प्लस बहुत ही खतरनाक होता है। दिस NH3+ नाइट्रोजन पे प्लस इज वेरी वेरी टेरेबल। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे जैसे ही प्लस आता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बढ़ने की वजह से इसके H+ बनाने के चांसेस भी क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सॉर्ट ऑफ इंक्रीजेस। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, C, A, उसके बाद D एंड लास्ट में बोल देंगे B। C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इनमें से सबसे स्टेबल अल्कीन कौन सा है? A तो नहीं हो सकता बिकॉज A में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड नहीं है। अगर बात करें B, C और D की, तो सब में अल्फा हाइड्रोजन गिन लेते हैं। ये अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, गिनो अल्फा हाइड्रोजन, 3, 3 1 4, 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। इधर गिनते हैं, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। 1 और 2, 3, 3 और 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। लेट्स सी हियर, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, 3 3 6, 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन। आपको बताया था जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही स्टेबल अल्कीन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन? कार्बोकेटाइन को पसंद है कि उसके आजू बाजू किसका सपोर्ट हो? पाई बॉन्ड का सपोर्ट हो, बिल्कुल। और अगर OMe का भी सपोर्ट होता तो भी अच्छा रहता। अब जैसे यहाँ देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पर ये इधर अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगा और ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? टुवर्ड्स द कार्बोकेटाइन। यानी इसके रेस्क्यू में कौन है? ये भी है और डबल बॉन्ड भी है, लेकिन इसके रेस्क्यू में सिर्फ ये डबल बॉन्ड है और इसके रेस्क्यू में तो कोई है ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। और इधर भी रेस्क्यू में सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 3 4 5 6। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement about H3BO3 is wrong? Not correct. It's a strong tribasic acid. No, it's a monobasic acid. H3BO3 अगर H प्लस देता भी है तो एक H प्लस देता है, वो भी इसका खुद का नहीं होता, वो किसका होता है? वो होता है पानी का, राइट? इनफैक्ट इसका एन फैक्टर भी आपसे कोई पूछ ले तो एन फैक्टर 3 मत बोल बैठना, इसका एन फैक्टर इज गोइंग टू बी 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डाइबोरिन में 2 एंगल्स किसके आजू बाजू होते हैं? लिखवाया आपको ऑलरेडी, 90 डिग्री और 120 डिग्री के आजू बाजू आंसर आएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द बोरॉन इन बोरेक्स। बोरेक्स में 2 प्रकार की हाइब्रिडेशन संभव है, sp2 और sp3 दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर? दिस सी ऑप्शन। इसका तो मैं कंफर्म हूँ भाई, है ना, क्योंकि आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है ऑलरेडी कि इसका ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? एसिडिक नेचर का ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? जो सबसे नीचे होता है वही मोस्ट बेसिक होगा। IN2O3 इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज डज नॉट हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर? यू नो दैट CCl4 डज नॉट हाइड्रोलाइज एट रूम टेम्परेचर। रीजन भी आपको मालूम है, रीजन क्या था? एब्सेंस ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। आगे बढ़ते हैं। SiCl4 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। आपको मालूम है, क्लास में बताया है, अच्छे से पढ़ाया है कि यहाँ पर जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यू विल एंड अप हैविंग एक क्लोरीन एक OH से रिप्लेस हो गया और इसका हम नाम क्या बोलते थे? सिलिसिक एसिड। यानी बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। R2SiCl2 लिया, पानी में उसको मिलाया, पॉलीमराइज कराया, क्या बनेगा? लीनियर सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बोरेक्स इज यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट बिकॉज उसका जो सोल्यूशन होता है इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर। आपको मालूम ही है, बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस हो तो NaOH बनता है उसके अंदर। रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन को क्या बोलते थे अपन? कीटोन का भाई। R2SiO जनरल फॉर्मूला बोलते थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 81 देखिए। थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। थर्मोडायनामिक्स में भी था ये, तो पहले पढ़ा रखा आपको। द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स इज, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। देखो ऑक्सीजन्स जो हैं कुल मिलाकर होने चाहिए 17। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 4 और 3 7, 7 और 9 16। ये तो नहीं हो सकता। 4 और 4 8, 8 और 8 16। ये भी नहीं हो सकता। 4 और 5 9, 9 और 7, एक सेकेंड, Na2B4O7.10H2O। इधर हमने कुछ तो गलती, हाँ देखो देखो देखो, 5 और 4 9, 9 और 8 17। यही है करेक्ट आंसर। बाकी सब में आप देखो चालाकी कर दी हो, ओ को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट करके लिखा है, लेकिन आपको इसका भी स्ट्रक्चर आता है। इसका तो स्ट्रक्चर भी आपको क्लास में बनवाया था। और टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है, कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर बी ऑप्शन ही है। नहीं पता लगा तो ऑप्शन 7 होने चाहिए, वो भी आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी? सिलिकॉन्स। यूजेस में लिखा हुआ है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म MF63-। बच्चा MF63- का मतलब तो 6 बॉन्ड बनाना। 6 बॉन्ड बनाना सेकेंड पीरियड के लोगों की बस की बात नहीं होती बिल्कुल भी। What does that mean? यानी कि बी ऑप्शन इज, बी ऑप्शन नहीं गलत कर दिया मैंने, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता है, इतनी ही उसकी मतलब क्या बोल सकते हैं हिम्मत है। 4 बॉन्ड से ज़्यादा के बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो कोवेलेंस एक्सटेंड नहीं होगी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल फॉर्मूला ऑफ मेथेनाइड?
बाप रे बाप, डी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्लास में करवा रखा है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो एसिटालाइड है, ये प्रोपाइनलाइड है। बी और सी को जहाँ जहाँ सही बोला है उसको गलत बोल दो और ए को सही बोल दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। डायमंड इज कोवलेंट स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट इज आयनिक। जी नहीं, दोनों में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। दूसरा पढ़ते हैं, डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2। ये बात सही बोली। Both diamond and graphite are used as dry lubricants? No, just graphite because it has a sheet-like two-dimensional structure. Diamond and graphite have two-dimensional. अरे यार क्या बात कर रहे हो? B option is the correct answer. आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is not correct about diborane? चारों के चारों टर्मिनल BH bonds are two center two electron bond। सही बात है, बिल्कुल। टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और जो ब्रिजिंग बॉन्ड होता है वो क्या होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाइन 1 प्लेन। बिल्कुल। डाइबोरिन का स्ट्रक्चर याद है क्या? डाइबोरिन के स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि 2 हाइड्रोजन ये और ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के आगे और पीछे। तो फिर प्लेन में कौन रहा? जो नॉर्मल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किए हैं, यानी ये प्लेन में, दिस बडीज इन प्लेन, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये भी प्लेन में है। अरे भाई जो आगे और पीछे वाले बॉन्ड हैं वही प्लेन में, बस नहीं बाकी सब कुछ प्लेन में है। सही बात बोली है तुम। बोथ बोरॉन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बात कर रहे हो? बोथ बोरॉन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये गलत बात बोल दी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते तक। एलिमेंट दैट डज नॉट शो कैटिनेशन। कौन नहीं शो करेगा कैटिनेशन? ऊपर वाला एलिमेंट नहीं, वो तो छोटा एलिमेंट है। छोटे छोटे एटम तो बहुत देर तक बहुत लंबे बॉन्ड्स बना सकते हैं, तो कौन नहीं शो करेगा कैटिनेशन? कैटिनेशन वोंट बी शोन बाय सबसे नीचे का एलिमेंट। सबसे नीचे का एलिमेंट कौन होता है? इट्स लेड, राइट। C60 क्या होता है उसमें? 12 पेंटागन 20 हेक्सागन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका क्लास नोट्स में लिखवाया है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ है आपको? तो पी ब्लॉक के क्वेश्चन देखे तो आप खुश हो गए होंगे। थोड़ा सा हो सकता है जीओसी के क्वेश्चन में डिसअपॉइंटमेंट आया हो। डिफिकल्ट नहीं था क्वेश्चन, ऑप्शन आप पढ़ते नहीं हो जब ढंग से, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वेश्चन को देखने में दिक्कत आए, इसलिए पढ़ा करूँ। आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन एक बार पढ़ोगे, सॉल्व 3 बार करोगे। अरे भाई क्वेश्चन 3 बार पढ़ लो, सॉल्व एक ही बार करो। सॉल्व करने का टाइम मिनिमाइज हो जाता है जब आप एक अच्छे से इफेक्टिवली सवाल को रीड करते हो। चलो मिलते हैं क्लास में इसके डाउट्स के साथ, अगर आपको है तो। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।